उसके कम नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो रोती है, उसे मोटिवेशन दे दो। भाई मोटिवेशन कैसे दो उसके, अगर मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, बढ़ाओ और ज्यादा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सामने आपकी स्क्रीन पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इसके ऊपर अब एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि विच ऑफ दीज मे बी द बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी इनमें से कौन सा मल्टीलिंगुअलिज्म के आपके बेनिफिट है, यानी कि आपके फायदे हैं। इंक्रीज वोकैब एंड इफेक्टिव स्पीच। देखो क्या काम करती है, वोकैब को इंक्रीज करती है, जब बच्चे आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो उनकी वोकैब इंक्रीज होगी। और इफेक्टिव क्या होगी, इफेक्टिव उनकी स्पीच होगी। तो भाई पहला तो क्या हो जाएगा, पहला आपका बेनिफिट हो जाएगा, सही है। टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर कल्चर, आपस में एक दूसरे के क्या काम करेंगे, कल्चर की आपके रिस्पेक्ट करेंगे, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको रेस्ट्रिक्ट करती है, कुछ नहीं करती भाई, उसको तो और ज्यादा अवसर देती है। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, बिल्कुल हाँ, मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस बढ़ाती है आपकी। जब आपस में बच्चे एक दूसरे की लैंग्वेज का आदान प्रदान होंगे तो दुनिया भर के कल्चर के बारे में जानते बच्चे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलती है इससे। तो आपका तीसरा गलत है, बाकी आपके सभी सही हो जाएंगे। ये पॉइंट आपका हो गया। बाकी मेरे फोन की बैटरी गई, एक सेकंड रुको भाई। चलो अब चलते हैं। एक ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट की ओर। अगला एक और क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा। व्हाट इज मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि आपका मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता, जो मैं आपको हिंदी की भी क्लास में करा चुका हूं कि मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म आपका क्या होता है। देखिए मदर टंग मल्टीलिंगुअलिज्म आपका क्या होता है, जहां पर जो बच्चा होता है स्कूल के अंदर क्या क्या आता है, अपनी मदर टंग को लेकर आता है। और जब मदर टंग में को लेकर आने के बाद वो अपना धीरे धीरे करके दूसरी लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर देता है, तो वो क्या काम करता है, मदर टंग के बेस के ऊपर दूसरी लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर देता है, यानी आपका एक मल्टीलिंगुअलिज्म का एनवायरमेंट क्रिएट कर देता है। तो यही होता है आपका मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी मदर टंग के साथ आता है और मदर टंग के बेस के ऊपर और दूसरी लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर देता है। यह आपका मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म का एग्जांपल होता है। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट इसके ऑप्शन की ओर। स्टार्टेड वंस स्कूलिंग इन द मदर टंग एंड मूव ऑन टू ऐड मेनी लैंग्वेज। जो बात मैंने आपको बताई कि स्कूल में मदर टंग के साथ आता है और उसके बाद धीरे धीरे करके दूसरी लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर देता है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। भाषा विकास के जो स्टेज होती है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, इनके ऊपर नजर डालिए। हाँ, सीटेट के पेपर का एनालिसिस कराऊंगा, जैसे ही पेपर 28 तारीख का होगा तो 8 बजे एनालिसिस कराऊंगा कि कैसा कैसा पेपर आया, तो बेफिक्र रहना, ठीक है। वैसे सब अच्छा ही रहेगा जितना मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी 8 बजे कराऊंगा एनालिसिस, तो 28 तारीख को आप लोग रात 8 बजे ठीक आ जाना मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो मैं कराऊंगा। अब देखिए बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। जन्म के बाद बच्चा क्या काम करता है, हम लोगों ने क्या काम करा, रोना शुरू करा। तो जन्म के बाद जो बच्चा काम शुरू करता है वो काम करता है रोने का काम शुरू करता है। उसके अलावा दूसरी जो स्टेज मानी जाती है वो मानी जाती है कोइंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुकुंजन के नाम से जिसको जाना जाता है, जब बच्चा अपना स्वर और जो आपकी जो ये ध्वनियां होती है, ठीक है, इनके बारे में अपना जानना शुरू करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं आपके बबलिंग, जिसको बबलाना बोलते हैं। जैसे बच्चा बोलता है बा दा पा, इस तरीके से होता है बबलिंग, ठीक है, जिसको बबलाना बोलते हैं। जब बच्चा लगभग आपका 1 साल से थोड़ा आपका कम होता है, इसको बबलिंग आपकी तीसरी स्टेज होती है। उसके बाद बच्चा जो होता है 1 वर्ड स्टेज पर पहुंच जाता है, जब बच्चा एक शब्द को बोलना आपका स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद अगली स्टेज हो जाती है 2 वर्ड स्टेज, जिसको टेलीग्राफी स्पीच के नाम से जाना जाता है, जब 2 शब्दों के बारे में जानना शुरू कर देता है और 2 शब्दों का भंडार भी बच्चों के पास अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी भाषा का विकास बच्चे के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक।
चलिए बढ़ते हैं इससे संबंधित आपके क्वेश्चन की ओर, जो सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स, दो आपको स्टेटमेंट दी हुई है ए एंड बी रिगार्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट अमंग इन्फेंट्स। तो इन्फेंसी की आपको दो स्टेटमेंट दी हुई है, तो इनके ऊपर एक बार नजर डालते हैं, नहीं इन्फेंट्स की, ठीक, इनके ऊपर की, चलो इनके ऊपर नजर डालते हैं। इन इन्फेंसी वोकल ट्रैक्ट्स ऑफ अ बेबी आर मोर लाइक एनिमल देन अन अडल्ट ह्यूमन। बिल्कुल सही है भाई, जो इन्फेंसी जब स्टेज के अंदर होता है बच्चा, तो उसका जो वोकल ट्रैक्ट्स होता है, बोलने का जो तरीका होता है, वो कैसा होता है, जानवर जैसा होता है भाई। जैसा जानवर रहते हैं, रोते हैं, उसी तरीके से छोटा बच्चा भी रहता है, तो लगभग सेम ही रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग 6 to 12 months, जब बच्चा 6 से 12 महीने का हो जाता है, आ बेबी इज इन्वॉल्व इन वेरीगेटेड बबलिंग एंड रिपीटेटिव बबलिंग। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा लगभग 6 से 12 महीने का हो जाता है, तो बच्चा क्या काम शुरू करने लग जाता है, बबलिंग करना शुरू करने लग जाता है, बा दा पा इस तरीके के शब्द बोलना शुरू कर जाता है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि लगभग जब बच्चा 1 साल का शुरू हो जाता है, तो बच्चा बबलिंग करना शुरू कर जाता है। तो दोनों ही क्या है, आपके स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट आपकी डायलेक्ट। अब आपके सीटेट के एग्जाम में पिछली बार कई क्वेश्चन आपके पूछे गए डायलेक्ट यानी कि बोली से संबंधित। अब आपको पता है कि डायलेक्ट क्या होती है, बोली क्या होती है, जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलती है। जो आपकी बोली है, मेरी बोली है, तो हर किसी की अपनी अलग अलग बोली होती है। तो देखिए, एक डेफिनेशन तो सिंपल यही उठा के दे दी आपके एग्जाम के अंदर कि आ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन वन पार्ट ऑफ अ कंट्री, कि जो एक देश के एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर जो भाषा बोली जाती है, वो आपकी क्या होती है, डायलेक्ट होती है। ये सेम स्टेटमेंट, सेम लैंग्वेज आपके सीटेट के एग्जाम में पूछ ली थी। तो डायलेक्ट से संबंधित कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे पिछली बार। तो ये समझ गए आप लोग बोली के बारे में, डायलेक्ट के बारे में। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया था कि एक डायलेक्ट का जो होता है, एक सीक्वेंस क्या होता है, एक क्रम क्या होता है, या किस किस स्टेज से होकर गुजरती है जो डायलेक्ट होती है, यानी जो बोली होती है, कि आ डायलेक्ट पासिस थ्रू दीज स्टेजेस टू गेट द स्टेटस ऑफ अ स्टैंडर्ड डायलेक्ट। कि जो डायलेक्ट होती है, अगर उसको एक स्टैंडर्ड डायलेक्ट का दर्जा प्राप्त चाहिए, तो किस किस स्टेजेस से होकर गुजरती है, वो आपको बताना है। देखिए, अब बोली तो पता नहीं दुनिया भर की बोली जाती है हमारे देश के अंदर, हजारों बोलियां है हमारे देश के अंदर जो बोली जाती है। लेकिन अगर उसको एक स्टैंडर्ड डायलेक्ट का दर्जा प्राप्त करना है, स्टैंडर्ड स्टेटस प्राप्त करना है बोली को, तो किस प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ेगा, वो आपको बताना है। सबसे पहला स्टैंडर्ड मेथड होता है सिलेक्शन। पहले उसको चुनाव करना है कि भाई कौन सी डायलेक्ट है जिसको चुनाव करना है, ठीक है, जिसको स्टेटस प्राप्त करना है। तो पहले उनका चुनाव होता है, दुनिया भर की डायलेक्ट है हमारे देश के अंदर, तो उनमें से एक का चुनाव कर दो। फिर उसका कोडिफाई होता है। कोडिफाई मतलब उसका कोडिफिकेशन होता है कि देखो उसके अंदर क्या 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 चीजें है, क्या क्या किताबों के उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्या क्या उसके अंदर चीजें दी हुई है, तो उसका कोडिफाई कर दिया, कोडिफिकेशन कर दिया। फिर उसका एलाबोरेट होता है, ठीक है, जो जो उसका फंक्शन है उसका एलाबोरेट होता है, उसका विस्तारण होता है। तो देखो उसका और विस्तारण किया जाए आसपास के लोगों के अंदर, उसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कमी है, खामी है, सब लोग उसको मंजूर कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, या कहीं उस पर जो है विद्रोह तो नहीं हो रहा किसी बात का, कुछ लोग उस पर असहमति तो नहीं जता रहे। उसके बाद जब सब चीज ठीक देखने को मिलती है, तो लास्ट में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो अगर किसी डायलेक्ट को स्टैंडर्ड डायलेक्ट का अगर आपको स्टेटस प्राप्त करना है, तो ये एक सीक्वेंस होता है, ये आपका क्रम देखने को मिलता है। ठीक, चलिए देखते हैं आपके एरर्स के बारे में। एक क्वेश्चन आपके एरर्स का भी आपको देखने को मिलता है। कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक आज की वीडियो के अंदर, जैसा आपका असेसमेंट का था, जैसा आपका लर्निंग डिसऑर्डर था, जैसा आपके असेसमेंट के टूल्स थे, ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जैसे मैंने सीडबी के अंदर करा दिए, ईवीएस की पेडागोजी के अंदर करा दिए। तो आज फिर मैं इनको बार बार रिपीट नहीं करता, क्योंकि बार बार अगर ये रिपीट हो जाते तो फिर ये वीडियो और लंबी बन जाती। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी बाकी की मैराथन वीडियो जरूर देखना, वरना ये वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाती। ठीक है, तो उनको आप लोग जरूर देखना, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश के टॉपिक मोस्टली मैंने लिए आज की वीडियो के अंदर, जैसे डायलेक्ट वगैरह हो गए, आपके ये जो ये होते हैं क्या नाम है, लेखन के प्रकार यानी राइटिंग के, आपकी स्पीकिंग के जो आपके टाइप्स होते हैं, तो वही टॉपिक लिए पर्टिकुलर जो आपके इंग्लिश के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा भी आपके बहुत टॉपिक ऐसे हैं जो आपके अदर होते हैं, जैसे असेसमेंट से पूछ लिया जाता है या कुछ और असेसमेंट के टूल्स आपसे पूछ ले जाते हैं। तो बाकी मैराथन जरूर देखना आप लोग। ठीक, अब जैसे पूछ ले जाता है आपको एरर से संबंधित,
आपसे पूछ लिया जाता है आपके मिसकंसेप्शन से संबंधित, ठीक, मिसकंसेप्शन से संबंधित। आपको हमेशा एक चीज मैंने बताई है कि जो बच्चे के एरर्स होते हैं, जो बच्चे की गलतियां होती है, एरर्स होती है, ये आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, ये आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। क्या होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। जो आपके एरर्स होते हैं ये आपके करिकुलम का भी पार्ट है, ये आपके करिकुलम का भी पार्ट है। ये आपके क्या होते हैं एरर्स जो होते हैं, ये आपके इंडिकेटर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? इंडिकेटर्स भी होते हैं। किसके? आपके लर्निंग के इंडिकेटर्स भी होते हैं, संकेतक भी होते हैं। ठीक, आपको कभी भी बच्चे की जो एरर्स होती है उसको इमीडिएट सही नहीं करना चाहिए, उसको इमीडिएट सही नहीं करना चाहिए, उसको कुछ समय के बाद सही करना चाहिए। तब बच्चा गलतियां कर दे और उसको कुछ समय के बाद सही करना चाहिए कि बेटा आपने यहां पर गलती करी और इस तरीके से आपको सुधार करना है। क्योंकि जब तक बच्चा एरर्स नहीं करेगा, तब तक एक टीचर को समझ में कैसे आएगा कि बच्चे ने कहां तक पर गलती करी है, किस प्रकार से गलती कर रहा है। इसलिए बच्चों का गलती करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तभी एक टीचर को समझ में आएगा बच्चा किस प्रकार से गलती कर रहा है, फिर उसको कैसे सुधारना है। तो इसलिए बच्चे की एरर्स को, बच्चे के मिसकंसेप्शन को आपको हमेशा एक पॉजिटिव वे के अंदर लेना है, वरना वो वाला काम नहीं करना जो हमारे साथ होता था। हमने गलती कर दी और एक थप्पड़ आया पीछे गुद्दी के ऊपर, एक आया मुंह के ऊपर, या फिर मुर्गा बना दिया, हाथ खड़े कर दिए। वो वाला काम आपको अपना बिल्कुल नहीं करना जो हम लोग, आप लोग गुजरे हुए हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, छुटकू सा क्वेश्चन देखिए जो मैंने चीज आपको बताई। एरर्स क्या होते हैं? आर इंडिकेशंस ऑफ लर्निंग। इंडिकेशंस होते हैं आपके लर्निंग का। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। मुझे सिर्फ आपको एरर्स के बारे में बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। इसको आपको हमेशा महत्वपूर्ण मानना है। अब देखिए, आपके कुछ मेथड्स होते हैं, आपके लैंग्वेज के कुछ मेथड्स होते हैं, उनके ऊपर एक एक करके नजर डाल लेते हैं, जो आपके मेथड्स होते हैं लर्निंग के। ठीक, चलो भाई, ठीक, वेरी गुड। चलिए भाई नजर डालते हैं, अब इसके मेथड्स के ऊपर नजर डालते हैं। पहला मेथड आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर क्या होता है? जब हमको कोई दूसरी मेथड लैंग्वेज सिखानी है, पहले इसका नाम दूसरा देख लो। इसका दूसरा नाम है आपका क्लासिकल मेथड। ठीक है, इसका दूसरा नाम है आपका क्लासिकल मेथड। मान लो हमको दूसरी लैंग्वेज सीखनी है इंग्लिश। ठीक है, हमको दूसरी लैंग्वेज सीखनी है आपकी, हमको कोई लैंग्वेज है, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं और हमको दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश सीखनी है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से हमको सीखनी है। तो इस मेथड के माध्यम से हमको इंग्लिश का पहले क्या सिखाया जाता है? ग्रामर सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? पहले ग्रामर हमको पहले सिखाया जाता है। भाई मैं हिंदी में बोल रहा हूं, मुझे हिंदी आती है और मुझको अब दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश सीखनी है। तो इंग्लिश सीखने के लिए मैं गया किसी इंग्लिश वाले के पास कि भाई मुझको इंग्लिश सीखनी है। उसने कहा ठीक है भाई सीख जाएंगे, 1 महीने के लगेंगे इतने रुपए। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई ले ले, कोई बात नहीं। तो इसने कहा इंग्लिश सीखने के लिए पहले तुझे इंग्लिश का ग्रामर सीखनी पड़ेगी। मैंने कहा पहले ग्रामर सीखनी पड़ेगी क्या? हाँ पहले ग्रामर सीखनी पड़ेगी। मैंने कहा चल ठीक है भाई सिखा दे। तो उसने क्या काम करा, पहले मुझे इंग्लिश की ग्रामर सिखा दी। यानी इंग्लिश सीखने के लिए पहले मुझे उसकी ग्रामर सीखनी पड़ेगी, दूसरी भाषा को सीखने के लिए पहले मुझे उसकी ग्रामर सीखनी पड़ेगी। उसने कहा ग्रामर के साथ साथ तुम्हें जो है ना रीडिंग करना पड़ेगा इसका, और रीडिंग के साथ साथ इसको लिखना पड़ेगा, राइटिंग करना पड़ेगा। ये दो काम और करने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं तैयार हूं, बस तू मुझे सिखा दे भाई, इंग्लिश लैंग्वेज सिखा दे, मैं रीडिंग भी करूंगा राइटिंग भी करूंगा। उसने कहा इन दो के साथ साथ तुझे एक काम और करना है, बोलनी नहीं है लेकिन कम्युनिकेट नहीं करनी। मैंने कहा और भी तो बच्चे हैं, इनके साथ जब तक बोलूंगा नहीं तो मुझे आएगी कैसे? कह रहा नहीं बोलनी नहीं है तुझे इंग्लिश जो है। मैंने कहा चल ठीक है। तो इसने मुझे मना कर दिया कि कम्युनिकेट नहीं करनी। क्या नहीं करनी? कम्युनिकेट नहीं करनी। तो इसने मुझे कम्युनिकेशन से मना कर दिया। ठीक है, और इसने क्या काम करा, कह रहा अब तू क्लास में बैठ जा, अब मैं तुझे इंग्लिश सिखाता हूं। तो उसने इंग्लिश सिखाना शुरू करा। उसने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं, ठीक है, या मैं कहीं जा रहा हूं, मैं मार्केट जा रहा हूं। तो उसने कहा कि अब इसको हिंदी में बोल दिया, और उसने कहा अब इसको इंग्लिश में करो, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो इसने क्या काम करा, मेरी मदर टंग को मेरी मदर टंग में ट्रांसलेट करा। क्या काम करा? मेरी मदर टंग में ट्रांसलेट करा।
आपने देखे ना बहुत सारे कोचिंग ऐसी तो सिखाते हैं ना बहुत सारे कोचिंग वालों को यही हाल है ना। तो ये तरीका है आपको ग्रामर ट्रांसलेशन के मेथड से सिखाने का, कि जब हमको किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखना है, मान लीजिए मुझे दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश सीखनी है, तो उसका पहले मुझे ग्रामर सिखाया गया, ग्रामर सिखाने के बाद मुझको मना कर दी कि सिर्फ मुझको इंग्लिश रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, लेकिन मुझको बोलना नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं, कम्युनिकेट नहीं करना मुझे, और मदर टंग का यूज करना है। ठीक है, मदर टंग में मुझे ट्रांसलेट करना है। तो ये मेथड होता है ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि क्लासिकल मेथड, पुराना मेथड है, तभी ये आज की डेट के अंदर पिटा हुआ मेथड है, तभी ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता। पहला मेथड आपका ये हो गया। दूसरा मेथड आपका डायरेक्ट मेथड, जिसको प्रत्यक्ष विधि के नाम से जाना जाता है। यह सबसे इफेक्टिव मेथड है। अब मुझे ये वाला मेथड पसंद नहीं आया, मैंने कहा तू भाड़ में गया, तेरा मेथड मुझे तो समझ नहीं आ रहा, 2-3 महीने हो गए, फीस भी दे रहा हूं, कोचिंग भी कर रहा हूं, मुझे तो इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। अब मुझे कोई एक भाई साहब मिला, उसने कहा एक काम कर, अगर तुझे इंग्लिश सीखनी है ना, देख वहां पे जो है ना कनॉट प्लेस के अंदर बहुत सारे अंग्रेज रहते हैं, तू वहां जाके रहना शुरू कर दे 2-4 महीने। तो मैंने क्या काम करा, मैं कनॉट प्लेस चला गया दिल्ली के अंदर, और यहां पर बहुत सारे अंग्रेज रह रहे थे, और इन्हीं के साथ मैंने क्या काम करा, मैं भी इनके साथ रहना शुरू कर दिया 3-4 महीने। जब मैं इनके साथ 3-4 महीने मैंने रहना शुरू कर दिए, तो मैंने इनकी भाषा को, लैंग्वेज को समझना शुरू करा, और समझने के साथ साथ थोड़ा बहुत बोलना भी शुरू कर दिया। भाई जब इनके साथ रहूंगा तो थोड़ा बहुत मैं भी तो समझूंगा, और थोड़ा बहुत मैं भी बोलना शुरू कर दूंगा। तो मैंने धीरे धीरे करके मुझे इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज आनी शुरू हो गई। अब एक बात बताओ, क्या यहां पर मेरी मदर टंग की जरूरत पड़ी? क्या यहां पर मेरी मदर टंग की जरूरत पड़ी? बिल्कुल भी मेरी मदर टंग की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गोरों को खुद मदर टंग नहीं आती, तो मेरी मदर टंग की जरूरत कहां पड़ी? तो मदर टंग की इंटरमीडिएट की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इस भाषा को, क्योंकि यहां पे मैंने डायरेक्ट रूप से सीख लिया। तो ये होता है आपका डायरेक्ट मेथड। इनके बीच में गया, किराए पर कमरा लिया, और जाकर इस लैंग्वेज को डायरेक्ट रूप से सीख लिया। सेम वहां होता है आपका नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड भी सेम आपका डायरेक्ट मेथड का दूसरा रूप होता है आपका। इस मेथड में भी किसी लैंग्वेज को सुना और सुनकर फिर उसको बोला, तो ये भी आपका नेचुरल मेथड होता है, प्राकृतिक मेथड होता है। ये भी आपका सेम डायरेक्ट की तरह होता है आपका। तो ये आपके 3 मेथड हो गए। उसके अलावा बात करें आपके 2 मेथड की और बात करें, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, इसमें सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाते हैं। कोई टॉपिक पढ़ाने से पहले बच्चों को एग्जाम्पल दे दिए, फिर उसको बच्चों को रूल बता दिए, यानी बच्चों को नियम बता दिए कि बेटा आज मैं तुमको इंग्लिश बताऊंगा और इंग्लिश में नाउन बताऊंगा, और नाउन बताने से पहले हमने उसको एग्जाम्पल दे दिए कि देखो तेरा नाम क्या है, तुम अपना नाम बताओ, तुम कहां पर रहते हो, किस जगह रहते हो, उसके जगह का नाम बताओ। तो नाउन बताने से पहले हमने बच्चों को क्या बता दिए, एग्जाम्पल बता दिए, और फिर नाउन की डेफिनेशन बताई, फिर नाउन की विशेषता बताई। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। दूसरा मेथड होता है आपका डिडक्टिव मेथड। हमने क्या काम करा, पहले नाउन की डेफिनेशन बता दी और फिर उसके एग्जाम्पल दिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिडक्टिव मेथड, यानी कि पहले बच्चों को हमने रूल बताए, और रूल बताने के बाद फिर हमने उसको एग्जाम्पल दिए। ठीक है, फिर हमने उसको क्या दिए, एग्जाम्पल दिए। तो ये आपका डिडक्टिव मेथड हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके कुछ लैंग्वेज के मेथड थे जो मैंने आपको बताए। तो एक क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आप लोगों को मुझे अब देना है। इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक, सब थोड़ा नीचे कर लो क्वेश्चन, नहीं तो आपके फिर पेन हो जाएगा। अब मैराथन क्लास खत्म है भाई, अब खूब फिजियोथेरेपी करानी है, खूब आराम करना है। अब आराम के दिन मेरे आ गए, अब आपके पढ़ने के दिन है। ठीक है, आज आपकी मैराथन क्लास लास्ट भी बची है। अब इसके ऊपर एक बार नजर डालिए, देखिए। थैंक यू आप लोगों का इतना प्यार दिखाने के लिए। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, देखो कौन सा मेथड आ गया, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। डजंट, तो बताइए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कौन सा नहीं है। एनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग, ये एनकरेज करता है लर्निंग को किसके, मदर टंग के द्वारा। भाई मदर टंग का तो इसमें यूज होता है, क्योंकि इसमें पहले बता दिया था मुझे कोचिंग वालों ने कि मैं बाजार जा रहा हूं, तो इसको केस में कन्वर्ट करो, ट्रांसलेट करो। ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मदर टंग का ट्रांसलेशन होता है इसमें। तो पहला तो सही है। गिव इंपोर्टेंस टू ग्रामर, तो इसमें पहले ग्रामर सिखाई जाती है। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी है तो पहले उसका ग्रामर सिखाने के लिए कह देंगे, पहले इसकी ग्रामर सीख, तब आएगी तुझे। इनहेंस स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल, यानी कम्युनिकेटिव स्किल। कम्युनिकेटिव स्किल तो उन्होंने मुझे मना कर दी थी। इन्होंने कहा था सिर्फ रीड करो और राइट करो, कम्युनिकेट मत करो। कम्युनिकेट करने से इन्होंने मुझे क्लियर कर दिया था, तो इनहेंस करने से मना कर दिया था। ठीक है, कि कम्युनिकेट नहीं करना, सिर्फ रीड करना है और सिर्फ लिखना है। ठीक है, सिर्फ पढ़ो और लिखो, कम्युनिकेट मत करो बिल्कुल भी।
ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर यही सही है। इनेबल द स्टूडेंट टू यूज द लैंग्वेज फ्लुएंटली, ये सही है आपका। तो गलत कौन सा, थर्ड आंसर आपका गलत है, तो गलत का भाई गलत आपका यही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले आगे सामने स्क्रीन पर BICS और आपका CALP, इसके ऊपर नजर डालिए, देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है भाई, हाँ, डोंट कम्युनिकेट, बिल्कुल सही बताया, कम्युनिकेट मत करो बिल्कुल भी, ये कहती है आपकी कौन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक भाई, नाम मत बुलवाओ, सीटेट में नाम करो, जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलना तो बाहर निकल के तब नाम करना कि हम सचिन सर से पढ़ते थे, वहां जाके कुछ नाम करना, दो चार चिल्ला देना बढ़िया तरीके से, तब कुछ नाम होगा, हमारा भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, ठीक है। ऐसे नाम लेके क्या करवाओगे। अगला देखिए, अगला पढ़ते BICS के बारे में और CALPS के बारे में, CALP के बारे में, सॉरी। देखिए, ये आपकी दो तरीके की आपकी लैंग्वेज होती है, दो तरीके की आपकी स्किल्स होती है। BICS होता है आपका बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपकी स्किल्स होती है, और एक होती है आपकी CALP कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कभी कभी तो आपके एग्जाम में सिर्फ इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इतना हल्का दे देता है एग्जामिनर, और कभी कभी इनके ऊपर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देता है। आजकल एग्जाम के अंदर जब से आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, इनके ऊपर आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए BICS के बारे में, जो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स होती है, तो BICS आपकी वो लैंग्वेज होती है जो आपकी नॉर्मल बोलचाल के अंदर बोली जाती है, जो आपकी डेली बोलचाल के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो आपकी BICS होती है। जो आप लोग डेली बोलचाल के अंदर भाषा बोलते हो, जिस भाषा के अंदर आपकी क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिलती, ठीक है, जो आपकी नॉर्मल डेली यूज की जो भाषा होती है वो आपकी BICS होती है। उसके अलावा अगर आपसे CALP का एग्जाम्पल पूछ ले, जिस लैंग्वेज के अंदर भी आपको क्रिएटिविटी वाला ऑप्शन आपको देखने को मिले, किसका, जिस ऑप्शन के अंदर आपको क्रिएटिविटी का ऑप्शन आपको देखने को मिले, यानी जो लैंग्वेज आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज आपको देखने को मिले, प्रोफेशनल लैंग्वेज आपको देखने को मिले, वो आपका CALP का आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। अब देखिए वो कैसे देखने को मिलेगा। अगर दो दोस्त आपस में डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में, कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी, BICS हो जाएगी, ठीक। अगर किसी मतलब क्लासरूम के अंदर एक टीचर ने किसी टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए कहा बच्चों को, कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी, BICS हो जाएगी। अगर किसी एक टॉपिक के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जलवायु परिवर्तन के ऊपर एक बच्चे से उसके विचार जानने के लिए कहा, तो कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी, CALP हो जाएगी। जिस लैंग्वेज के अंदर क्रिएटिविटी आ जाए, जिस लैंग्वेज के अंदर प्रोफेशनल की बात आ जाएगी, वो आपकी CALP आ जाएगी, ठीक है। तो ये लैंग्वेज आपकी बिना क्रिएटिविटी की होती है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा होती है। ये लैंग्वेज आपकी प्रोफेशनल भाषा होती है, जिसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी पाई जाती है। इतना ही अंतर इन दोनों भाषा के अंदर आपका देखने को मिलता है, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर नजर डाल लेते हैं भाई आपका। देखिए ये आ गया सामने स्क्रीन पर। A language teacher gives a task of group story writing। एक लैंग्वेज का टीचर है, वो एक टास्क देता है ग्रुप स्टोरी राइटिंग का। शी स्टार्टेड द स्टोरी विद वंस अपॉन द टाइम देयर वाज अ लिटिल गर्ल। हर बार ये देता है कि एक समय की बात है जब एक लड़की थी छोटी लड़की थी। देन शी आस्क्ड द ग्रुप टू एड ऑन अ सेंटेंस टू द स्टोरी। वन स्टूडेंट विल रिकॉर्ड द रिस्पॉन्स इन अ ग्रुप। दिस एक्टिविटी इज यूज इनहेंस। ये एक्टिविटी किसको बढ़ाने के लिए बताई गई है, वो आपको बताना है। सामने स्क्रीन पर आपके ऑप्शन आपको दिए हुए, ठीक है। BICS होगी या CALP होगी, सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है, बाकी दो ऑप्शन को छोड़ दो। देखिए यहां पर कोई एक्टिविटी दे दी तो पहली चीज तो ये आ गई भाई, एक्टिविटी की बात आ गई। मैंने क्या बताया था, जिसके अंदर भी आपको क्रिएटिविटी एक्टिविटी आ जाएगी, सिंपल सा समझ जाना, वो आपकी CALP की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज तो ये आ गई। बट इसने क्या काम करा, एक स्टोरी को छोड़ दिया, ठीक है, आधा ही छोड़ दिया। और स्टूडेंट विल रिकॉर्ड द रिस्पॉन्स इन अ ग्रुप। तो यहां पर ये कैसी एक्टिविटी हो जाएगी आपकी, इसको कंप्लीट करा जाएगा। और एक्टिविटी की बात आ गई, क्रिएटिविटी की बात आ गई, तो छुटते ही आंख बंद करके लगा देना, आपका CALP हो जाएगा। सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। वो आपकी लैंग्वेज जिसके अंदर क्रिएटिविटी आ जाए, वो लैंग्वेज जो आपकी प्रोफेशनल हो, वो आपकी CALP आ जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर।
अगला आ गया आपका स्टोरी एंड पोइट्री, ठीक, कविताएं और आपकी कहानियां, इनके ऊपर पढ़ लेते हैं। अब जो छोटे बच्चों को एक क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलता है, छोटे बच्चों को हम कविताएं पढ़ाते हैं, कहानियां पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, उनके पढ़ाने के रीजन क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो होता है स्टोरी के माध्यम से बहुत जल्दी क्या होता है, कनेक्ट होता है, क्या होता है, बहुत जल्दी कनेक्ट होता है। इनके इनके थ्रू क्या होता है, बच्चा जॉयफुल तरीके से लर्न करता है चीजों को, ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सीखता है, जॉयफुल तरीके से सीखता है। इसलिए इनको स्टोरी के माध्यम से बच्चों को ज्यादा चीजें पढ़ाई जाती है। अब यहां से क्वेश्चन एक आपका डेफिनेटली आएगा और वो बड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन होगा, आप उसको इजीली भी कर सकते हो, इसलिए मैंने सीधा क्वेश्चन ले दिया क्योंकि यहां ऐसा कुछ था नहीं जो मैं आपको समझा सकूं, ठीक। तो क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। आ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विद एक्शन, यहां पर जो टीचर है एक स्टोरी को बता रहा है एक्शन के साथ। एक चीज और बता रहा हूं आपको, जब आप लोग केवीएस के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाओगे, जैसे मैं इंटरव्यू में दिए, मैं तो काफी इंटरव्यू दे रखे हैं गवर्नमेंट के जो होते हैं, तो जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाओगे तो दो दो आप लोग क्या काम करना, पोएम तैयार करके चले जाना, दो हिंदी की दो इंग्लिश की। तो वहां पे गेस्चर के साथ आप लोगों को देनी है जो भी आप वहां पे पोएम करोगे, ठीक है। तो मैं आपको कई बार वीडियो के अंदर बता चुका हूं, तो गेस्चर के साथ करना, कभी वहां पर जाके यूं खड़े हो जाओ और कोई भी आप कविता पढ़ाने लग जाओ, पॉइंट कट जाएंगे, नंबर कट जाएंगे। गेस्चर के साथ, पूरा प्रॉपर गेस्चर के साथ आपको बतानी है, पढ़ानी है। जो सामने पैनल बैठे होंगे ना, उनको समझना छोटे बच्चे हैं, ठीक है। जब मैं पैनल के सामने गया था ना, मैंने ऐसा समझा था कि जैसे छोटे से बच्चे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रीट करना है, तभी नंबर आपको मिलेंगे इंटरव्यू के अंदर, वरना मात खा जाओगे। कभी ये सोचोगे अरे हम तो बड़े, हमारे सामने मतलब इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से बिहेव करेंगे, ये काम बिल्कुल मत करना। जो तैयारी कर रहे हैं रिटर्न एग्जाम के बाद मैं तैयारी कराऊंगा आपके इंटरव्यू की, बट पहला स्टेप रिटर्न एग्जाम आप पास करिए, मैं कराऊंगा आपके इंटरव्यू की, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है, आवर टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विद एक्शन एंड गेस्चर टू क्लास 3rd स्टूडेंट्स। After this, she asked them to draw pictures on the story in groups. Why do you think she asked them to draw pictures on the story? यहां पर एक टीचर है, इज टेलिंग अ स्टोरी, एक स्टोरी बताती है एक्शन के साथ और गेस्चर के साथ क्लास 3rd के स्टूडेंट्स को। आफ्टर दी उसके बाद क्या काम करती है, वो उनसे पूछती है कि ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी, ग्रुप में क्या काम करो, स्टोरी को ड्रॉ करो, ठीक है। वाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, उसने ऐसा क्यों पूछा पिक्चर्स को इस स्टोरी पर ड्रॉ करने के लिए, वो आपको बताना है। सी वांटेड टू एसेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल्स, वो यहां पर उनकी कलर की और ड्राइंग की स्किल को निभाना चाहती है, ये आपको नहीं लगाना बिल्कुल भी। सी हैड कंप्लीटेड हर लेसन एज पर लेसन प्लान, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी ऐसा ऑप्शन आपको देखने मिले कि वो अपने लेसन प्लान को कंप्लीट करना चाहती है, अपने करिकुलम को, अपने सब्जेक्ट को पूरा करनी चाहती है, वो ऑप्शन आपका कभी भी सही नहीं रहेगा, ठीक है। ये काम आपको करना है। रजनीत शाह, थैंक यू भाई। अगला आपका सी वांटेड टू एसेस देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी, देखो वो क्या काम करनी चाहती है, वो स्टोरी को व्यापक रूप से समझाना चाहती है, कॉम्प्रिहेंशन रूप से यहां पर समझाना चाहती है। तो थर्ड आंसर यहां पर सही आपका हो जाएगा, ठीक, आंसर थर्ड अभी तक सही है। शी वांटेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन वाइल ड्रॉइंग, ये भी नहीं होगा, थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, मैंने गलत काट दिया इसका, थर्ड आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर आपके जो आपके टॉपिक है उनके मैंने क्वेश्चन लिए हुए, अब आपके क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए, जो आपके टॉपिक बचते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन टॉपिक आपके हो गए थे। अब हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर एक बार नजर डालिए, ठीक भाई। मॉक टेस्ट आपको वेबसाइट से मिलेंगे, वेबसाइट से आप लोग मॉक टेस्ट लीजिए। सर कब से पूछ रही हूँ, प्लीज मेरा भी मैसेज रीड कीजिए। बताओ भाई ममता, सर सेकंड पेपर में मैथ के लिए क्या करे प्लीज बताइए। सर क्या जो मैराथन क्लास है उससे प्रिपरेशन हो जाएगा? मैराथन क्लास पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए नोट्स के अंदर जो आपको क्वेश्चन दे रखे उनको अटेम्प्ट करिए, उससे आपका हो जाएगा पेपर सेकंड का मैथ, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे यार नेक्स्ट आ गया आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग ट्रांस लैंग्वेज, ठीक है। यहां पर आपको ट्रांस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए, वो आपको सही बताना है।
ट्रांस लैंग्वेज यानी कि जब एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हैं वो आपका ट्रांस लैंग्वेज होता है। ठीक, जैसे मान लो आपने एक भाषा सीखी, हिंदी सीखी, और हिंदी से आप दूसरी भाषा में जा रहे हो, इंग्लिश में जा रहे हो, आपस में आदान प्रदान करो एक भाषा के अंदर। ठीक है, कभी हिंदी से इंग्लिश चले गए, इंग्लिश से हिंदी में चले गए, तो आपका क्या है, ट्रांस लैंग्वेज है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो आपको बताना ट्रांस लैंग्वेज आपका क्या होता है। ट्रांस लैंग्वेज इज अ फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। बिल्कुल सही बात है, एक आपकी फ्लेक्सिबल फॉर्म होती है, आपकी मल्टीलिंगुअलिज्म की होती है। जैसे आपका क्लासरूम के अंदर अलग अलग भाषा वाले बच्चे होते हैं, तो आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी बोल रहा है और कोई बच्चा पंजाबी बोल रहा है, तो हिंदी बोलने वाला कभी कभी क्या बोलता है, अरे तुड्डे कहा जा रहा है, ऐथे आके बैठ जा, तो क्या काम बोलता है, हिंदी बोलते बोलते कभी कभी एकदम पंजाबी के कुछ वर्ड्स बोलने शुरू कर देता है। तो यही क्या होती है, आपकी ट्रांस लैंग्वेज होती है। तो आपका पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा आपका कि ट्रांस लैंग्वेज इज स्विचिंग बिटवीन द लैंग्वेज वन नोन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज कम्युनिकेटिव पोटेंशियल। ये भी सही है भाई। आपका क्या काम करते हैं, स्विच करती है आपस में दो लैंग्वेज के बीच। दोनों ही सही है आपके, सेकंड और फर्स्ट दोनों सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया। अ टीचर कलेक्ट्स द एरर। एक टीचर जो होता है गलतियों को कलेक्ट करता है ऑफ लर्नर्स की, ऑफ हर क्लास, उसके क्लास के, एंड डिस्कस देम, और डिस्कस करता है विद हर, उसके साथ, वंस इन 2 वीक्स। ठीक है, 2 हफ्ते में। व्हाट इज सी नोन एज, वो यहां पर क्या कर रहा है वो आपको बताना है। एरर करेक्शन, एरर का करेक्शन कर रहा है, नहीं, वो यहां पर फीडबैक कर रहा है। क्या काम कर रहा है, फीडबैक कर रहा है कि जो जो वो गलती कर रहा है और गलतियों का कलेक्शन तैयार कर रहा है, और फिर कहां पर गलती कर रहा है, किस प्रकार से उसको सुधारा जा सकता है। तो एक प्रकार का फीडबैक ले रहा है जो यहां पर जो टीचर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा, यानी कि यहां पर प्रतिपुष्टि आपको देखने को मिलेगा। एक टर्म यहां पर देखने को मिल रहा है रिमीडियल टीचिंग। देखिए 2 टर्म आपको देखने को मिलती है। एक देखने को मिलता है आपको डायग्नोस्टिक, एक देखने को मिलता है आपका डायग्नोस्टिक देखने को मिलता है, और एक देखने को मिलता है आपका रिमीडियल। कई बार आपको बता चुका हूं, इसका एक एग्जांपल बिल्कुल सटीक देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक के अंदर क्या देखने को मिलता है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। क्या देखने को मिलता है डायग्नोस्टिक के अंदर, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। इसमें सिर्फ क्या होता है, समस्याओं की पहचान की जाती है डायग्नोस्टिक के अंदर। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था डॉक्टर का और पेशेंट का। जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या काम करता है, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। हाँ भाई तुमको क्या दिक्कत है, ठीक है, तो बताता है जी मेरे यहाँ दिक्कत है, वहां दिक्कत है, तो उसको आइडेंटिफाई करता है, उसकी रिपोर्ट्स करवाता है, प्रॉब्लम को पूछता है। तो एज ए टीचर भी सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, आपको बच्चों की सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जब डॉक्टर पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेता है, फिर उसके बाद क्या काम करता है, उपचार करता है। तो उसके बाद क्या काम करना चाहिए टीचर को भी, उसका बच्चों का क्या काम करना चाहिए, उपचार करना चाहिए, रिमीडियल टीचिंग देनी चाहिए, टीएलएम का यूज करना चाहिए, नए नए टीचिंग मेथड्स का यूज करना चाहिए। क्या कोई डॉक्टर ऐसा है जिसके पास पेशेंट जाए और जाते क्या काम के, आजा भाई इधर आजा, और जाते इंजेक्शन ठोक दे, या कहे कि मुंह खोल और मुंह में दवाई डाल दे, फिर कहे हाँ भाई बता तुझे क्या दिक्कत थी। उल्टा मत कर देना, कभी भी पहले रिमीडियल टीचिंग मत करना, सबसे पहले डायग्नोस्टिक करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, देन उसके बाद रिमीडियल टीचिंग का यूज करना। ठीक है, आंसर वैसे इसका सेकंड आंसर था फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। ठीक, शक्तिमान बोल रहे हैं, अच्छा फोटो मेरी लगाई हुई है। गुरुजी क्या केवीएस बैच जूनियर स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए भी सहायक है? भाई वो जो है आपके सिर्फ जनरल पेपर और केवीएस पीआरटी के लिए पूरा रहेगा, आपके असिस्टेंट के लिए नहीं रहेगा आपका। ठीक है, उसके लिए नहीं है आपका। जो आपके टीजीटी है और जो आपका पीआरटी पूरा है, टीजीटी आपका जनरल पेपर और आपका पीआरटी आपका कंप्लीट, उनके लिए है आपका जो बैच है। ठीक है, बाकी के लिए नहीं लाया मैं, क्योंकि उन्हीं के लिए लेकर आया हूं मैं। काफी बच्चे मेरे से पूछ रहे सर टीजीटी के स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए लेकर आ जाओ, तो वो नहीं लाया क्योंकि उसके स्पेसिफिक टीचर मुझे मिले नहीं थे सभी सब्जेक्ट के, तो मैं वैसे नहीं कर सकता था कि मतलब कुछ भी टीचर लेकर आ जाओ, तो इसलिए मैंने वो नहीं निकाले थे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। लर्निंग एज असेसमेंट, लर्निंग फॉर असेसमेंट टर्म क्लियर कर दो। देखो ये मैं इसलिए मैंने बताया, ये सीडबी के अंदर मैं करा चुका हूं और ये मैंने ईवीएस के अंदर भी आपको करा चुका हूं। अब आपने कहा लर्निंग एज असेसमेंट कर दो, लर्निंग फॉर असेसमेंट क्लियर कर दो।
अब देखो लर्निंग फॉर असेसमेंट ये आपने पूछा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग होता है, आपने पूछा याद है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है वो असेसमेंट जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है, जो अभी हमारा चल रहा है। असेसमेंट एज लर्निंग होता है जब बच्चा अपना मूल्यांकन खुद करता है, ठीक है, जब हम अपने स्कूल के अंदर पढ़ते थे कॉपी किताब लेकर। सबसे बढ़िया तरीका है आप मेरी पहले की सारी मैराथन देख लो, क्योंकि कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं करे आप जानकर, क्योंकि बाकी की मैराथन क्लास में आपके हो चुके हैं। आपने पूछा ही उल्टा है तो मैं समझ गया, आप पहले मेरी बाकी मैराथन क्लास देख लो, वहां से आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी, क्योंकि वरना इंग्लिश वालों का लॉस हो जाएगा फिर अगर मैं उन टॉपिक को रिपीट करूंगा तो आपका, ठीक है। तो आप उनको एक बार देख लीजिए, अनंत मिश्रा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हेन लर्नर्स कम टू स्कूल, जब जो लर्नर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, स्कूल में आते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार में, दे कम विद देयर मदर टंग। देखो यहां पर बात होगी ना कि जब बच्चे स्कूल में फर्स्ट टाइम आते हैं तो किसके साथ आते हैं, अपनी मदर टंग के साथ आते हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, और अपना जो जीवन के प्रति उनके अप्रोच होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं, उनके साथ आते हैं। तो बच्चों को ब्लैंक पेपर मानोगे या नहीं मानोगे, बिल्कुल मत मानना बच्चों को ब्लैंक पेपर, ठीक है। हाउ डज अ टीचर इन हर इंग्लिश और अदर लैंग्वेज क्लास यूज द मदर टंग ऑफ लर्नर। तो यहां पर पूछा है कि जो आपका टीचर है वो उसकी मदर टंग को किस प्रकार से यहां पर यूज करेगा, वो आपको बताना है। टीचर शुड बिगिन द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द क्लास एंड लेट लर्नर्स यूज देयर लैंग्वेज। जो टीचर है यहां पर कॉमन लैंग्वेज को यूज करेगा क्लासरूम के अंदर नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको किसको मानना है, बच्चे की मदर टंग को मानना है, ना कि कॉमन को। पहला तो आंसर होने सरा, टीचर शुड यूज ओनली इंग्लिश। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, ये भाई साहब बहुत दिनों के बाद देखने को मिला ओनली। इसको जहां भी देखने को मिले एग्जाम में समझ जाना 99% आपका गलत मिलेगा, कि टीचर को सिर्फ इंग्लिश का यूज करना है क्लासरूम के अंदर। जैसा आजकल बहुत प्राइवेट स्कूल के अंदर देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ तो भाई सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, अगर इंग्लिश के अलावा आपने हिंदी बोली या दूसरी लैंग्वेज बोली तो आपके बच्चे के ऊपर पेनल्टी लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसा काम बहुत देखने को मिलता है। नहीं, आपको हमेशा जो आपको प्रायोरिटी देनी है वो बच्चे की मदर टंग को आपको प्रायोरिटी देनी है, ना कि और किसी दूसरी लैंग्वेज को आपको प्रायोरिटी देनी है, ठीक। ये आपका होने सरा। टीचर शुड फ्रीली अलाउ चिल्ड्रन टू यूज एनी लैंग्वेज दे विश टू यूज एंड सी में स्पीक इन द कॉमन लैंग्वेज। बच्चों को आप फ्रीली अलाउड कर दो कि बेटा जो तुझे लैंग्वेज बोलनी है तू बोल, आजाद है बेटा तुझे जो भी लैंग्वेज बोलनी है, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड आंसर से हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बच्चों को आपने अलाउ कर दिया जो भी उसको लैंग्वेज बोलनी है बोल, और बच्चा कौन सी लैंग्वेज बोलेगा, अपनी मदर टंग ही बोलेगा, ठीक। थर्ड आंसर से हो जाएगा, बाकी फोर्थ को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। टीचर शुड स्पीक द लैंग्वेज विच टू अटेम्प्ट टीच हर लर्नर्स अल्टीमेटली लर्न द टारगेट लैंग्वेज। तो होने से रही आपकी, ठीक। तो आपकी थर्ड ही सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिडलेस, पजल्स और आपका क्रॉसवर्ड्स एक्सेट्रा आर इंक्लूड्स इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक। देखिए आपके इंग्लिश की जो पाठ्य पुस्तक होती है, इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक होती है, उससे संबंधित आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जो भी आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हो वो कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर आपके पजल्स होनी चाहिए, क्रॉसवर्ड्स होनी चाहिए, उसके अंदर आपके कार्टून्स आपके होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, आपके कार्टून्स आपके होनी चाहिए, वो आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, वो आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बच्चे की मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बच्चे की मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और वो आपकी कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर चेंज भी किया जा सके, बाई करिकुलम आपका चेंज किया जा सके। और उसके अंदर आपका सबसे महत्वपूर्ण आपका पॉइंट रह गया, जेंडर वाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जेंडर वाइज आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। मोटी पतली किताबों से कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो जो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए उससे रिलेटेड पॉइंट दिया है कि आर इंक्लूडेड इन टेक्स्ट बुक। तो आपको बताना है उससे क्या होता है, अगर इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में आपके रीडलेस, पजल्स, क्रॉसवर्ड आपके दिए हुए, जो पजल्स वगैरह दिए रहते हैं आपके इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, मैंने क्या बताया भाई, आपके एग्जाम में कहीं पर भी आपको क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन देखने को मिले, मेरा नाम लेके सही लगा देना, बाकी मैं देख लूंगा, मेरी सीबीएसई वालों से जान पहचान है, मैं इसका आंसर सही करवा दूंगा, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने की बात क्या हो रही है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की बात हो रही है क्रिटिकल थिंकिंग को अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है ज्यादा डेवलप आपको करना है, जहां पर बच्चा खुद अपनी बुद्धि का यूज करके सही और गलत का डिसीजन ले सके, रटी रटा एक बात को यूज ना कर सके कि बच्चों को कह दिया ये वाला काम सही है, ये वाला काम गलत है, और बच्चों ने उसको इंप्लीमेंट कर लिया। नहीं, बच्चा खुद अपना मेंटल एबिलिटी का यूज करके, तर्क वितर्क का यूज करके
खुद एक डिसीजन ले पाए, हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, और इसी का विकास, इसका डेवलपमेंट हमें बच्चों का ज्यादा करना है। और जब ऐसे पजल्स, क्रॉसवर्ड्स, ऐसी चीजों का आपका इंक्लूजन एक क्लास उसकी टेक्स्ट बुक के अंदर रहेगा, तो इससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होती है। आंसर, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। आपकी कम्युनिकेट फ्लुएंटली आपकी डेवलप नहीं होती। हेल्प देम अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बुक विद सम फन एलिमेंट। फन एलिमेंट के लिए आपका नहीं होगा जब भी आपकी टेक्स्ट बुक की बात आ जाएगी। मेक द क्लासरूम एनवायरमेंट लिवली एंड फ्रेंडली, ये भी नहीं होगा। क्लासरूम का एनवायरमेंट हमेशा डेमोक्रेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आपका डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है सर। हम लोग पूरी फैमिली एक साथ डेली आपका क्लास फॉलो कर रहे हैं। रश्मि, आराध्या, अभिनंदन। ठीक है, थैंक यू भाई। अरिजीत सिंह के गाने, मम्मी के ताने और सचिन सिर की पढ़ाई सीधे दिलो दिमाग में अटैक करते हैं। मनीराम सिंह, ठीक भाई। चलो नजर डालो अब अगले के ऊपर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, विच वन ऑफ द प्रैक्टिस इज मोस्ट अप्रिशिएबल बाय अ लैंग्वेज टीचर। एक लैंग्वेज टीचर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा अप्रिशिएबल है, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, वो आपको बताना है। तो चलो भाई, सबसे ज्यादा अप्रिशिएबल कौन है, नजर डाल लेते हैं। स्टूडेंट्स हु आर फ्लुएंट स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। आगे मत पढ़ो भाई, कि स्पीकर जो है वो एक फ्लुएंटली स्पीकर होना चाहिए आपका इंग्लिश का। तो ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बच्चा किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंटली बोल पाए। तो हमने बच्चे से एक्सपेक्टेशन निभा लिया, पर हम बच्चे से कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। देखो यहां पर तो आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेक सम स्ट्रिक्ट, आगे भी मत पढ़ो, ये वर्ड देखने को मिलेगा स्ट्रिक्ट, कि मेक सम स्ट्रिक्ट क्लासरूम अरेंजमेंट। ये सब चीजें हमें हमारे क्लासरूम के अंदर देखने को मिलती थी, कि क्लासरूम स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, चुपचाप बैठे सब वहां पर, क्लासरूम के अंदर नियमों का पालन करे, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट वर्ड आपको कहीं देखने को मिल जाए, क्योंकि बच्चों को स्ट्रिक्ट कंट्रोल वे में और अपने मैनर के अंदर अब नहीं बता सकता आप बच्चों को, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट वर्ड आप क्लासरूम के अंदर या अपने पेपर के अंदर कहीं भी आपको देखने मिले, इसको देखते गलत कर देना, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स इन आवर क्लास फील एक्सेप्टेड। कैसे फील करे? एक्सेप्टेड फील करे। एंड वैल्यूड विद वॉट एवर लैंग्वेज, सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ही और शी कम्स फ्रॉम। बिल्कुल सी बात है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा हो, वो कैसा फील करे? आपका फ्रीली फील करे, ठीक है। और उसकी वैल्यू को भी क्या काम करे? स्वीकारते मिले, उसको एक्सेप्ट किया जाए, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, या किसी भी आपके सोशली बैकग्राउंड का आपका बच्चा हो। थर्ड ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट आपका होगा। एंश्योर दैट चिल्ड्रन स्पेशली कम फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड। आगे भी मत पढ़ो, बच्चों को पहले बता दिया डिसएडवांटेज बैकग्राउंड का। थर्ड आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं आपके स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग मैंने आपको क्या बताया हुआ है? स्क्रिबलिंग आपका राइटिंग का आपका फर्स्ट टाइप होता है। हमने जो अपना लिखना शुरू करा था, सबसे पहले लिखना कैसे शुरू करा था? ऐसे लड़खड़ाते हुए। कैसे लिखना शुरू करा था? ऐसे यूं यूं, ऐसी तो लिखना शुरू करा था ना, ये घसीटा मारकर। तो करांटेदार जो राइटिंग होती है, यूं घसीटा मारकर ऐसे, ये जो ऐसे लिखना शुरू करा था, इसको स्क्रिबलिंग कहा जाता है। तो लेखन का जो फर्स्ट टाइप होता है ना, ये आपका स्क्रिबलिंग कहा जाता है। अब जैसे ए लिखेंगे तो कैसे लिखता है बच्चा? ए ऐसे। बी लिखेंगे कैसे लिखता है? ऐसे। सी लिखेंगे तो ऐसे लिखता है। तो ये कौन सी राइटिंग होती है? स्क्रिबलिंग होती है। उसके बाद बच्चा कैसे लिखता है? उसको लाइनों के थ्रू लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? बच्चों को लाइनों के थ्रू लिखा जाता है। अब बच्चा ए बी सी कैसे लिखेगा? अब बच्चा थोड़ा बहुत सही लिखना शुरू कर जाएगा, ए। अब बच्चों को यहाँ पे बी, अब यहां पर बच्चों को सी, ठीक है। अब बच्चों को यहां पे डी, ऐसे लिखना हम सिखा देंगे। अब बच्चों को वर्ड लिखना सिखा देंगे यहां पर, कि ए फॉर एप्पल, ठीक है, एप्पल, ऐसे वर्ड लिखना सिखा देंगे। और फिर सेंटेंस लिखना सिखा देंगे। तो बच्चा जो लिखना शुरू करता है वो आपका स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखना शुरू करता है। लेकिन जो पहली स्टेज होती है वैसे
लिखना शुरू करता है तो पहली स्टेज होती है ऐसी स्क्रिबलिंग होती है, ऐसे कांपते कांपते लिखता है जैसा हम लोगों ने लिखना शुरू करा है। तो स्क्रिबलिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन लर्निंग टू राइट, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट स्टेप होती है लिखने के लिए, बिकॉज चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू, ठीक है। आपको बताना क्या करता है, प्रोड्यूस लेटर्स एंड वर्ड्स राइट फ्रॉम द डे पिकअप पेन और पेंसिल। भाई लेटर्स एंड वर्ड्स राइट फॉर्म में लिखना शुरू कर देता है, राइट फॉर्म में लिखना शुरू करा है उसने, देखो कैसे घसीटे मार के लिखता है, पेन भी नहीं उठता शुरुआत में तो स्क्रिबलिंग में। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मेक मीनिंग फ्रॉम द मार्क्स फ्रॉम दे फॉर देम, बिल्कुल सही। मेक क्या काम करता है, मीनिंग निकालना शुरू कर देता है। फॉर द मार्क्स फ्रॉम देम, इनसे क्या काम करता है, मीनिंग निकालना शुरू करता है। जो उसने चीज लिखी है ना ए बी सी, इन्हीं से अपना मतलब निकालना शुरू करता है। स्पेंड सम टाइम इन रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमरेसी, नहीं। इमिटेट द अडल्ट, इमिटेट नहीं करता एडल्ट से। इनसे जो ये घसीटा मार जो लिख रहा है ना, इनसे मीनिंग निकालना शुरू करता है कि क्या मतलब है ए का, बी का, ए सी का जो उसने लिखा है, और नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे करके ऐसे इंप्रूवमेंट वो बच्चा लाता चला जाता है। तो इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि बाइलिंगुअल चिल्ड्रन, जो बाइलिंगुअल बच्चे जो होते हैं, ऑफन यूज वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग द अदर, दिस इज कॉल्ड। वो आपको बताना है कि जो बाइलिंगुअल बच्चे जो यूज होते हैं वो यूज करते हैं वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज, बोलने के दौरान यूज करते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्दों का यूज करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं। आपने देखा है कि एग्जाम्पल मैंने हिंदी वाली क्लास में बताया था कि जो अजय देवगन होता है बोलते बोलते क्या काम करता है, कौन सी मूवी थी वो, बाजीराव मूवी थी, तो बोलते बोलते क्या काम करता है, आता माजी सटकली कुछ ऐसे करता है, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो कोड स्विचिंग का एग्जाम्पल है। क्या कहा, किसका एग्जाम्पल है, कोड स्विचिंग का। यानी उसने अपनी भाषा को एकदम चेंज कर लिया, हिंदी से एकदम मराठी पे आ गया। जैसे रणबीर कपूर तो ऐसे ऐड नहीं करता, रणबीर सिंह ज्यादा करता है। जब ऐड के लिए आता है तो हिंदी बोलता बोलता कभी कुछ लैंग्वेज बोलने लग जाता है ऐड के अंदर, कभी कुछ लैंग्वेज बोलने लग जाता है। तो जब एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर देता है, दूसरी भाषा में एकदम आ जाता है, तो इसको कहा जाता है कोड स्विचिंग कहा जाता है। इसको किसको, कोड स्विचिंग कहा जाता है। ये संस्कृत में बहुत आता है ये वाला कोड स्विचिंग के नाम से, ठीक है। तो आंसर कोड स्विचिंग आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने आ गया, लैंग्वेज नॉर्मली यूज इन इनफॉर्मल कन्वर्जेशन की जो भाषा होती है ज्यादातर वो आपकी इनफॉर्मल कन्वर्जेशन के अंदर बोली जाती है। और भाई क्या हाल चाल है तेरे, बस भाई कट रही है मेरी, तो ऐसी जो भाषा होती है। बट नॉट इन फॉर्मल स्पीच और राइटिंग, बट ये आपकी फॉर्मल स्पीच और राइटिंग में नहीं बोली जाती। अगर आपका इंटरव्यू देने चले जाओ, मान लो केवीएस वगैरह का इंटरव्यू देने चले जाओ और आपसे पूछ लिया और हाउ आर यू, तो आप क्या बोलोगे, बस जी ठीक है कट रही है, आप बताओ आपकी कैसी कट रही है, क्या काम करेंगे, अरे तू तो नाश करेगा यार तो ये वाली भाषा थोड़ी बोलोगे वहां पर जाके। तो आपको बताना है कि ये जो इनफॉर्मल कन्वर्जेशन है, जो इनफॉर्मल कन्वर्जेशन है, बट ये आपकी फॉर्मल स्पीच नहीं है, तो ये क्या कहलाती है, इसको क्या कहते हैं। क्या ये आपकी कोलोकेशन है, नहीं, ये आपकी कोलोकियल है, ठीक है। यानी आपकी बोलचाल की जो भाषा होती है इसको कहा जाता है। तो आंसर आपका, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, जो आपकी बोलचाल की जो भाषा होती है, जो हम लोग डेली यूज के लिए यूज करते हैं, ठीक है, बोलचाल की भाषा होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आ गए हम लोग यहां पर, अगला आ गया आपके सामने। कितने नाम लिखवाओगे भाई अपने, पेपर के बाद लेना, ठीक है, पेपर के बाद अपना स्कोर करके आना, फिर नाम लूंगा सबका, इंटरव्यू लूंगा फिर सबका एक एक करके, ठीक है। चलो इसके ऊपर नजर डालो। गुरुजी मैं आज प्रथम बार मैसेज कर रही हूँ, मैं आपका वीडियो 1 माह से देख रही हूँ, मैं आपके पढ़ाने के तरीके की दीवानी बन गई हूँ, आप बहुत सुंदर पढ़ाते हो, मैं आपकी फैन बन गई हूँ, ऐश्वर्या श्री हरिप्रिया। चलिए भाई इसका देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हेन अ राइटर डिस्क्राइब्स एन इंसिडेंट और अ सीन विच हैड अकर्ड इन हिज लाइफ और एनी अदर पर्सन्स लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, इट इज कॉल्ड। देखिए मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में बताया था, जब किसी पर्सन, जब किसी इवेंट या जब किसी प्लेस के बारे में डिस्क्राइब करा जाता है,
तो उसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहा जाता है। ठीक, वो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। यहां पर कहा हुआ है कि जब किसी इंसिडेंट के बारे में या जब किसी सीन के बारे में यहां पर आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, या किसी पर्सन की लाइफ के बारे में आपको बताना है, बट आपको मेमोरी के बारे में बताना है, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो दोनों के अंदर आपका डिफरेंस है, सेम नहीं है, आपका थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव यहां पर आपका वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, लेकिन यहां पर क्या है, आपका मेमोरी के बेस पर आपको क्या बताना है, पर्सन की लाइफ के बारे में बताना है। तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसको क्या कहा जाएगा? कैरेक्टर का स्केच। तो भाई कैरेक्टर का तो स्केच बताया नहीं जा रहा। ट्रेवलोज, ट्रेवलोज होता है जब किसी अपनी यात्रा के बारे में जब कुछ बताया जाता है। मान लो आप कहीं घूमने चले गए, दिल्ली चले गए, जम्मू चले गए, XYZ कहीं चले गए, जब उसके बारे में आप लोग बता रहे हो, वर्णन करो, अपनी मेमोरी के बेस पर करो, तो वो आपका ट्रेवलोज होता है। तो ये भी नहीं होगा। एस्से ऑन एक्सपीरियंस, तो एस्से नहीं है आपका एक्सपीरियंस के ऊपर, ये क्या हो जाएगा आपका? मेमोरी हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और भाई ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आपकी मैराथन भी खत्म हो जाएगी। जो जो मेन टॉपिक थे वो मैंने करा दिए, फिर मैंने लास्ट में क्वेश्चन भी करा दिए, और क्वेश्चन में भी कुछ मैंने आपके टॉपिक करा दिए। तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन हो इसका आप लोग पूछ लेना, लास्ट आपका बचा है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन एम्स ऑफ रिमीडियल टीचिंग? इनमें से कौन से दो आपके रिमीडियल टीचिंग यानी कि आपके उपचारात्मक शिक्षण के आपके क्या है, एम्स है यानी उद्देश्य है? रिमीडियल टीचिंग इज फॉर लर्नर्स। रिमीडियल टीचिंग किसके लिए होती है? लर्नर्स के लिए होती है, बिल्कुल सही। टू इंप्रूव देयर लर्निंग, उनकी लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो पहला आपका सही है, क्योंकि डायग्नोस्टिक के बाद क्या होती है? रिमीडियल टीचिंग होती है। डायग्नोस्टिक में क्या होता है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके बाद रिमीडियल टीचिंग दी जाती है, कुछ TLM का यूज करके, टीचिंग मेथड्स का यूज करके, पेडागोजिकल अप्रोच का यूज करके। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। रिमीडियल टीचिंग इज फॉर टीचर्स, ये भी सही है। रिमीडियल टीचिंग टीचर्स के लिए भी की जाती है, टू मेक चेंजेस इन देयर टीचिंग। अगर बच्चा क्या काम कर रहा है, जैसे हमने उसकी डायग्नोस कर लिया, और डायग्नोस करके उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, और हमने क्या देखा कि वो बच्चा गलती कर रहा है, तो फिर हमको एज ए टीचर अपनी जो टीचिंग मेथड्स है उसमें भी अपना यूज, उसमें संशोधन करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए। यार हमारे पढ़ाने में भी कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो ये सिर्फ लर्नर्स के लिए नहीं होती, बच्चे के लिए नहीं होती जो आपकी रिमीडियल टीचिंग होती है, ये टीचर के लिए भी होती है, ताकि टीचर खुद में भी सुधार कर सके। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। रिमीडियल टीचिंग इज फॉर टीचर्स टू अंडरस्टैंड देयर लर्नर्स, नहीं। रिमीडियल टीचिंग इज फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए तो आपकी होती नहीं। A, B आंसर आपके सही हो जाएंगे। तो यहां पर आपकी इंग्लिश की मैराथन क्लास खत्म हो गई, और आपके